नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आरसीसी का ही आगे का एक टॉपिक बेसिक मटेरियल्स उसके ऊपर डिस्कस करूँगी। तो उसको शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि पिछले वीडियो में मेरा आरसीसी का इंट्रोडक्शन था, जिसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जिन्होंने भी नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना वीडियो बेसिक मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, बेसिक मटेरियल के डेफिनेशन के ऊपर देख लेते हैं। क्या था आरसीसी का बेसिक मटेरियल, वो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का टॉपिक बेसिक मटेरियल, तो उसका इंट्रोडक्शन है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिजाइन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए तो आरसीसी उसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या इन्वॉल्व है, जिससे कि हम आरसीसी का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, उसको बेसिक स्ट्रक्चर उसके इंटीरियर को जानना जरूरी है। बेसिक ईच एंड एवरी मटेरियल. So in this video we will discuss about the basic detailing of some materials which are used for construction of reinforced concrete structure. So the basic material generally include, as it is written, basic materials concrete, right, and reinforcing steel. This video will describe some of the important properties of this basic material. So first of all we will deal with this concrete. So let's see what is this concrete. So the making of good concrete job is not easy for us, for a civil engineer, for the structure engineer. It is difficult to make a good concrete. It is not an easy job. Why? Because both good and bad concrete are prepared from the same constituent only. हाँ, अच्छा कंक्रीट या फिर बुरा कंक्रीट जो हमको साइट में मिलता है वो सेम कॉन्स्टिट्यूट, मतलब उसके जितने भी मटेरियल्स है कंक्रीट को बनाने के लिए, जैसे कि सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर और कुछ एडमिक्सचर, जो सीमेंट में लगेगा एडमिक्सचर, सो वो सेम ही होता है। तो क्या डिफरेंशिएट करता है एक गुड के साथ एक बैड का? उसका रेशियो, प्रपोर्शन। ये जो सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, ये सारे जो मटेरियल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट है सीमेंट का, इन सारे का प्रपोर्शंस या फिर इनके मिक्सचर का टेक्निक, कितना हम एक्यूरेसी मेंटेन रख रहे हैं, कितना एरर फ्री रख रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन, डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि एक अच्छा कंक्रीट और बुरा कंक्रीट के ऊपर डिफरेंशिएट करता है। बट दोनों ही सेम इंग्रेडिएंट से ही तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि गुड कंक्रीट का कुछ और इंग्रेडिएंट, बैड कंक्रीट का कुछ और इंग्रेडिएंट। सो थर्ड पॉइंट है नो हाउ टू मेक द कंक्रीट, है ना, कि कैसे बनाना है और क्या क्या टेक्निक यूज करा के बनाना है। यही डिफरेंस करता है एक गुड कंक्रीट और एक बैड कंक्रीट के साथ। सो गुड कंक्रीट इज दैट जिसका कि ना डिजायर्ड, हमको जितना भी स्ट्रेंथ चाहिए कंक्रीट का साइट पे या फिर हमारा आरसीसी स्ट्रक्चर में, वो हमको उतना स्ट्रेंथ मिलेगा। जैसे कि एक स्ट्रक्चर में सोचिए 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का वो एक स्ट्रेस ले सके, या फिर उसका स्ट्रेंथ हो कंक्रीट का 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन हमने जो साइट में कंक्रीट बनाया, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन या फिर जो मैनुअल वहाँ कंक्रीट बना रहा है, जो मिस्त्री वहाँ पे कंक्रीट बना रहे, वो उनके एरर के वजह से शायद, या फिर सुपरविजन के एरर के वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स है, जो भी कारण हो, जो कंक्रीट बन के आई उसका स्ट्रेंथ आया 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही वो स्ट्रेंथ ले सकता है। तो हमारा जो डिजायर्ड था जो कि 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उससे कम हो गया, तो तब वो क्या कैटेगरी में आ जाएगा? बैड कंक्रीट, ना कि गुड कंक्रीट। गुड कंक्रीट हुआ तो उसका स्ट्रेंथ मिनिमम 100 तो होना ही चाहिए, 120, 130, फिर वो कैटेगरी क्या होगा? डिजायर्ड स्ट्रेंथ से ऊपर चुकी है वो गुड कंक्रीट। ठीक है। सो ये ऐसे डिफरेंशिएट करता है। गुड कंक्रीट का कुछ क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे कि हमको जो डिजायर्ड क्वालिटीज चाहिए वो मिल रहा है। फिर उसकी उसमें परमिएबिलिटी ना हो। कंक्रीट का ऐसा नहीं है कि उसमें वाटर जो है उसमें लीकेज हो रहा है कंक्रीट में, सो इम्परमिएबल हो, कोई भी पार्टिकल्स कंक्रीट को आर पार ना कर सके। फिर उसका ड्यूरेबल हो, उसकी लॉन्जिविटी हो, जितना दिन के लिए स्ट्रक्चर हो उतना तक के हमारा कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ दे। So this all are the good concrete, that is the hardened strength. So to achieve this, ये जो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन, ये क्वालिटी स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए हमारा फ्रेश कंक्रीट, हार्डन कंक्रीट तो तब होगा ना जब हमारा फ्रेश कंक्रीट, उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो सही सही, जब हम लोग फ्रेश, मतलब जब हम कंक्रीट का मिक्सिंग करेंगे, उसको प्रॉपर हैंडल करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्लेस करेंगे, उसका कंपैक्शन करेंगे, क्यूरिंग करेगा, तब जाके तो वो जब कंक्रीट सेट होगा फिर हमको एक गुड क्वालिटी हार्डन कंक्रीट मिलेगा। तो उसके लिए हार्डन कंक्रीट को अचीव करने के लिए हमारा फ्रेश कंक्रीट जो फ्रेश स्टेट में है
हैं उसका प्रॉपर मिक्सिंग, हैंडलिंग, प्लेसिंग, कंपैक्टिंग और क्यूरिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सो दिस मिक्स मीन्स द मिक्स मतलब कंक्रीट का मिक्स, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेड, प्रोसीजर क्या है कंक्रीट का बनाने का। सो पहले तो मिक्सिंग, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ये सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, इन सब का मिक्सिंग। उसके बाद फिर जिस साइट में ले जाके, अगर आरएमसी है रेडी मिक्स कंक्रीट, तो अगर पहले हमको मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर जिस साइट में प्लेस करना है वहां तक के ले जाएंगे, ले जाके फिर वहां पे प्लेस कर लेना है। जैसे कि डोमेस्टिक बिल्डिंग है तो मिस्त्री अपने माथे पे उसमें फिर उसके बाद कंक्रीट को ले जाके फिर साइट पे प्लेस कर देते हैं। सो ट्रांसपोर्टेड एंड प्लेस्ड विदाउट सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन यानी क्या है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स के बीच में जो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, एक दूसरे से अलग हो जाए, इनके बीच में सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए। मतलब वाटर सीमेंट के सरफेस में नहीं आना चाहिए, वाटर के साथ सीमेंट, एग्रीगेट सबका बाइंडिंग प्रॉपर होना चाहिए। एंड इट्स कंसिस्टेंसी मस्ट बी सच दैट वर्केबल। सो ये क्या होगा, इजीली वर्केबल। वर्केबल मतलब कंक्रीट का हमारा जितना भी स्ट्रेंथ चाहिए होगा वो उतना देगा। मतलब हो कंक्रीट हमको जितना भी स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा, और कंक्रीट वर्केबल, ऐसा नहीं है कि हम जिस जगह पे कंक्रीट बना रहे हैं वहीं पे सेट हो जाए, वो ले जाने तक का टाइम ही ना दे, तो उसको बोलते हैं वर्केबल। सो कंक्रीट के साथ हम वर्क कर सके, जिसके लिए वो प्रिपेयर हुआ है कंक्रीट, वो वर्क के लिए ठीक ठाक से वहां पे प्लेस कर सके। सो कंक्रीट टेक्नोलॉजीज को ये एक फेयर आइडिया ऑफ नेचर ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट का कहां से मिलेगा, फ्यू टेस्ट ऑन फ्रेश कंक्रीट। मैंने अभी बोला कि अगर फ्रेश कंक्रीट का ये जो प्रॉपर्टीज है, मिक्सिंग, हैंडलिंग, प्लेसिंग, कंपैक्टिंग, क्यूरिंग, ये सारे अगर सेटिस्फैक्ट्री हुए फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट का, तो ऑब्वियसली जब वो हार्डेंड होगा कुछ दिन बाद, जब उसका 7 डेज या फिर 28 डेज क्यूरिंग के बाद जब वो हार्डेंड होगा, अपने स्ट्रेंथ गेन करेगा, तब जाके वो सेटिस्फैक्ट्री स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो इसके लिए फ्रेश कंक्रीट का ठीक ठाक होना, प्रॉपर ये प्लेसिंग, मिक्सिंग वगैरह जितने भी स्टेप्स है उसका जरूरी है। तो उसके लिए फ्रेश कंक्रीट को हमारा चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारा हार्ड एंड कंक्रीट कैसा बनेगा। तो उसके कुछ फ्यू टेस्ट हम फ्रेश कंक्रीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो हमने देखा कि कंक्रीट में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट, अब हम देख लेंगे सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर। हम पूरा बेसिक मटेरियल्स को डील करेंगे जिससे कि हमारा आरसीसी समझने के लिए इजी हो। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे हम फिर डिजाइन वगैरह में जाएंगे आरसीसी का। तो पहले हम पूरा अभी के कुछ मेरे वीडियोस सिर्फ इंट्रोडक्शंस, बेसिक मटेरियल्स को अच्छे से जान लेंगे, जिससे कि हमारा आरसीसी के साथ साथ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो इनिशियल पार्ट है वो भी डेवलप कर जाए। ठीक है, सो चलिए, सो अ मटेरियल विथ adhesive and cohesive properties that make it capable of bonding mineral fragments aggregate into a compact whole. So adhesive और cohesive properties के वजह से सीमेंट का वो बॉन्डिंग हो सकता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब ये बॉन्डिंग मटेरियल के जैसे एक्ट करता है। सीमेंट क्या करता है, बॉन्ड करता है। एग्रीगेट, सीमेंट, ये एक दूसरे से जो कंक्रीट, ये जो बॉन्डिंग, एक जो हार्ड एंड स्ट्रेंथ में बॉन्ड होके रहता है, ये एग्रीगेट, वाटर एक दूसरे के साथ, तो वो बॉन्डिंग का जरिया क्या है ना, सीमेंट। ठीक है, उसके बाद सो बॉन्डिंग यानी सीमेंट, ये हुआ। ये और एक क्या करता है, ये इम्पार्ट्स करता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को टू द हार्डन मास कंक्रीट। सीमेंट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी देता है। फिर सीमेंट क्या होता है, इज इन द मेकिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाइड्रोलिक सीमेंट। सीमेंट जिसको कि हम कंक्रीट को बनाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन दैट सीमेंट्स आर नोन एट हाइड्रोलिक सीमेंट बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टिंग केमिकली विथ वाटर। बिकॉज हमने पिछले ही स्लाइड में देखा दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ concrete are cement, aggregate, water and some admixtures. So that's why, so अगर हम सीमेंट की बात देखें तो इट इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एज द टाइम। और फिर सीमेंट क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर केमिकली रिएक्ट विथ वाटर एज इट इज एन एक्सोथर्मिक यानी हीट जनरेटिंग प्रोसेस। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। सीमेंट का हाइड्रेशन हम लोग सब जानते हैं। हाइड्रेशन क्या होता है, हीट जनरेटिंग। एक्सोथर्मिक मतलब हीट को वो रिलीज करता है, एक्सोथर्मिक। सो उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। सीमेंट जब वाटर के साथ केमिकली फॉर्म होता है, जब सीमेंट और वाटर जब कंक्रीट का फॉर्म करते हैं तो सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट सबका एक रेशियो लेते हैं।
तो सीमेंट वाटर जब भी रिएक्ट होता है, केमिकली वो रिएक्ट हो रहा है, सो वो हीट, वहां से हीट जनरेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। रिजल्ट इन, वो रिजल्ट क्या करता है, वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट, यानी ये कंक्रीट में तब जाके हम लोग का ये डैम प्रूफ होता है। कंक्रीट में कोई वाटर रेजिस्टेंट, वो वाटर को रेजिस्ट करता है, उसमें कोई वाटर का पेनिट्रेशन नहीं हो सकता, इम्पर्मिएबल होता है टुवर्ड्स वाटर, सो वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट बन के आता है कंक्रीट। सो प्रोडक्ट फील सम ऑफ द वॉइड्स बिटवीन, ये जो सीमेंट है, सीमेंट वाटर का रेशियो, ये जो वॉइड्स है एग्रीगेट के बीच में, हमारा फाइन एग्रीगेट हुआ सैंड या फिर कोर्स एग्रीगेट हुआ ग्रेवल, तो इनके बीच में जब हमारा सीमेंट और वाटर का मिक्सचर होता है तो वो वॉइड्स को फिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सीमेंट क्या होता है, लूजेस कंसिस्टेंसी व्हेन स्टीफेंस। कंसिस्टेंसी यानी वर्केबिलिटी, मतलब उसका जो सॉफ्टनेस वो लूज करता है धीरे धीरे जब वो सेट होने लगता है। सो लॉस ऑफ फ्री वाटर एंड सब्सिक्वेंटली सेट्स ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ सॉलिड मास। सीमेंट फिर सॉलिड मास में कन्वर्ट होता है जब वो हार्डन फॉर्म में जाता है अपना, जब वो धीरे धीरे अपने से वाटर को रिलीज करता है, एवापोरेट करता है। नेक्स्ट, इफ द कंसिस्टेंसी एक्सेसिवली हार्श और एक्सेसिवली वेट, अगर हमारा सीमेंट का हम लोग सेट होने के बाद भी देख रहे हैं कि वाटर उसे रिलीज करे जा रहा है, या फिर कंसिस्टेंसी एक्सेसिवली हार्श है, या फिर सीमेंट जो है बहुत ज्यादा वेट है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, वाटर फिर लीडिंग टू सेग्रीगेशन, सीमेंट के सरफेस में आ जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा वाटर से। तो फिर उसमें एक सीमेंट में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा, क्योंकि वाटर जब पूरा सरफेस में आ जाएगा तो ठीक से फिर वहां बॉन्डिंग नहीं होगा सीमेंट और वाटर का। एक्सेसिव अगर वाटर होने से भी प्रॉब्लम है, वाटर का एक रेशियो होना चाहिए। सो तब जाके वहां पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, वो स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा हनीकॉम्ब का। ये सीमेंट का एक प्रॉब्लम है जब एक्सेसिव वाटर आ जाता है। नेक्स्ट, जो फ्रेशली सीमेंट पेस्ट है, गेन स्ट्रेंथ विथ टाइम, हार्डन्स एंड ऑल्सो रिजल्ट इन डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, सो ये जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे क्या होता है, हार्डन होता है, और धीरे धीरे समय जितना जितना बढ़ते जाता है, तब जाके वो उसका स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करते जाता है, और फाइनली सेट हो जाता है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। मैं फिर से बोलूंगी, हाइड्रोलिक सीमेंट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, जो सीमेंट जो अभी हमने देखा ना कुछ देर पहले, कि जो भी सीमेंट वो कंक्रीट को बनाने में यूज हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट। ये रहा, सीमेंट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाइड्रोलिक सीमेंट। मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ, आप ये लाइन देख सकते हैं, सीमेंट यूज्ड इन मेकिंग ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाइड्रोलिक सीमेंट बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकली रिएक्ट विथ वाटर। इसीलिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करता है, इसीलिए बोलता है हाइड्रेशन से ये वर्ड आया हाइड्रोलिक सीमेंट। नेक्स्ट, सो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट जो हम लोग जनरली यूज करते हैं वो है पोर्टलैंड सीमेंट। ये फर्स्ट पेटेंटेड हुआ था इंग्लैंड में 1824 में। ये एक ग्रे कलर का लाइमस्टोन से आया था, जिसको की क्वारीड, जिसको की मतलब क्वारीड करने के बाद हमको मिला है डॉर्सेट लाइमस्टोन, वो नाम था, और उससे वो पोर्टलैंड स्टोन कहलाया बाद में जाके। तो ये पोर्टलैंड स्टोन से ही आया बन के पोर्टलैंड सीमेंट। जब स्टोन को हम लोग फिर ये प्रोसेस करके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेड बाय फर्दर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड में लाइमस्टोन, ये जो लाइमस्टोन मिला हमारा डॉर्सेट और चौक विथ एल्यूमिना सिलिका, इससे हम लोग को क्लिंकर में डाल के, जो ये मशीन है उससे हम लोग को फाइन पाउडर मिलता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सीमेंट। ठीक है, उसको बोला जाता है पोर्टलैंड सीमेंट। सो पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ से आया, लाइमस्टोन विथ एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड ग्राइंडिंग इन अ क्लिंकर इनटू अ फाइन पाउडर, पाउडर के जैसा होता है सीमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। आफ्टर कूलिंग एंड एडिंग अ जिप्सम, जिप्सम क्यों, जिससे कि वो सीमेंट हो जल्दी सेट ना हो जाए। सीमेंट, अगर वो सीमेंट पाउडर्ड फॉर्म से अगर टाइट स्टोन के जैसा हो जाता है, आप देखेंगे सीमेंट को अगर हम लोग बहुत टाइम के लिए रख देते हैं बिना यूज किए, तो वो एक हार्ड हार्ड स्टोन टाइप का हो जाता है, एक ब्लॉक ब्लॉक बन जाता है, तो फिर वो यूज में नहीं रहता है कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में। तो इसीलिए जल्दी सेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं उसमें। नेक्स्ट, मेनली कंसिस्ट ऑफ सीमेंट के कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, उसमें होता है सीमेंट जो फॉर्म होता है उसमें कंपाउंड्स होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट दैट इज C3A, एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफ्लोराइड दैट इज C4AF। ये मैंने क्यों हाईलाइट किया C3A, C2S, C3A, C4AF, क्योंकि कभी कभी इसका केमिकल नेम पूछा जाता है, ये केमिकल जो फॉर्मूला है ये पूछा जाता है, तो आप लोग सबको ये याद रखना पड़ेगा केमिकल नेम। ओके, क्वेश्चन में आ सकता है एमसीक्यू में। सो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट,
ये जल्दी हार्डन करता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट लेट हार्डन करता है, मतलब कंक्रीट को सेट होने में टाइम लगता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ये सारे कंपाउंड्स के, जो कि हमारा सीमेंट में प्रेजेंट होता है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब ये जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसके भी वेरियस टाइप है। कैसे वेरियस टाइप है? ये जब कंपाउंड्स है, ये जो इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है सीमेंट में, अगर ये कंपाउंड्स का अगर हम लोग रेशियो चेंज कर दे, रेशियो इन द सेंस क्या, 100, अगर हम लोग 100% की बात देखें, तो किसी कंपाउंड में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है 30%, डाई कैल्शियम सिलिकेट है 20%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है 30%, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट है 20%, मिला के हो गया 100%। ऐसे फिर अगर रेशियो चेंज कर दिए, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अब हो गया 20%, डाई कैल्शियम सिलिकेट हो गया 30%, आप लोग समझ गए होंगे। तो रेशियो जब चेंज होता है तो उससे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलता है सीमेंट का, वो होता है डिफरेंट टाइप्स पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड बाय डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ अबव मेंशन्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट, जैसे कि आया हमारा, अब ये टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट देख लेते हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, फर्स्ट आया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि ये जो हमारा यूज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इज परमिटेड बाय द कोड IS 456 2000 में। ये सारे जितने भी अब हम सीमेंट देखेंगे पोर्टलैंड सीमेंट, वो सारे परमिटेड किए गए हैं IS कोड में कंस्ट्रक्शन साइट में यूज करने के लिए, कॉन्क्रीट प्रिपरेशन के लिए, ये सीमेंट्स। सो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट OPC, जी, जो कि ना 3 ग्रेड में अवेलेबल है, 33, 43 एंड 53। ये जो ग्रेड क्या है, ये 33, 43, 53 ये होता है 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट को शो करता है। 33 ये होता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड 33 ग्रेड सीमेंट। 43 वो भी कैरेक्टरिस्टिक, 43 ये जो डिजिट है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को शो कर रहा है। 53 आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। ठीक है, और ये इसका स्पेसिफिकेशन, अगर हम लोग इसका डिटेलिंग पढ़ना चाहे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहाँ पे मिलेगा? IS 269 1989, IS 802, ये जितने भी IS कोड्स मेंशंस है, ये सारे में अगर जो भी OPC के बारे में डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो ये सारे कोड्स में मेंशन है। नेक्स्ट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अब ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ये IS 8041 पे मेंशन है। इसमें क्या होता है, मोर C3S होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और लेस C2S होता है, इसलिए रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि C3S जल्दी सेट करने के लिए हेल्प करता है सीमेंट का, और C2S के कम होने की वजह से जल्दी सेट होता है। अगर C2S ज्यादा हुआ तो देरी से सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट का आगे करते हैं थर्ड, वो होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। क्या होता है पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट? ये इसका डिटेलिंग आपको IS 55 1989 में मिल जाएगा। ये होता है, ये बन के आता है क्लिंकर में, पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर में ग्लैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन का वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है ये सीमेंट। ये इसका यूज क्या है, जब हाई सल्फेट रेजिस्टेंस, जब हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे जहां पे कि ना सल्फेट आने का चांस है, तो वहां पे ये पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज होता है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट PPC, ये पार्ट 1 एंड 2 ऑफ IS 1489 1991 में पब्लिश हुआ है। पोर्टलैंड पोजोलोना यानी क्या होता है, फ्लाई ऐश और कैल्साइंड क्ले। ये चूंकि चीपर होता है सीमेंट से, OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये पोजोलाना क्या करता है, वो OPC को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को रिप्लेस करता है, ये प्लोजोनोना फ्लाई ऐश। तो जब हमारा रिलेटिवली चीप कोई स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जहां पे कि खर्चा कम होना हो, तो वहां पे हम PPC का यूज कर सकते हैं। फिर ये इसमें और एक चीज क्या होता है कि ये हाइड्रेट, मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन, जब सीमेंट वाटर से रिलीज करेगा तो जल्दी जल्दी वो हीट को रिलीज करेगा, हाइड्रेशन बहुत सॉरी स्लो करेगा। सो हाइड्रेशन और स्ट्रेन गेन बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे होता है हीट रिलीज, और वो फिर स्ट्रेंथ भी गेन होता है धीरे धीरे, इसीलिए क्यूरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि स्ट्रेंथ गेन धीरे धीरे हो रहा है। सो ये मास कॉन्क्रीटिंग के लिए यूज होता है, मास कॉन्क्रीटिंग, सुटेबल इन मास कॉन्क्रीटिंग, जैसे कि डैम वगैरह हो गया। नेक्स्ट होता है हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट HPC, ये आपका डिटेलिंग मिल जाएगा IS 8043 1991 में। इसमें इंटरग्राइंडिंग क्या करते हैं, जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विथ उसमें 0.1 to 0.4% ऑफ ऑलिक एसिड और स्टेराइक एसिड का मिक्सअप कर देते हैं। ये इससे क्या होता है, मिक्सअप करने के बाद ये हाइड्रोफोबिक, मतलब क्या है, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं ना, मतलब वाटर रेजिस्टेंस, वाटर से जिसका डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। सो वाटर रेजिस्टेंट होता है, इसमें वाटर रिपेलेंट एक सरफेस जनरेट होता है सीमेंट सरफेस में, जो कि एग्रीगेट वगैरह को अलग सेग्रीगेट नहीं होने देता। सो इसमें एक मुद्दा बात है कि वाटर रिपेलेंट फिल्म तैयार होता है इसमें, ये वाटर रेजिस्टेंट होता है। तो ये जनरली ये बैग्स, इसलिए हम लोग, वाटर रेजिस्टेंट है तो इजीली इसमें सीमेंट में वाटर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए इस सीमेंट बैग्स को हम लोग प्रोलॉन्ग पीरियड, बहुत देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट LHPC क्या होता है,
वो होता है ये IS 12 1989 में दिया हुआ। इसमें लोअर कंटेंट्स ऑफ C3S और C3A होता है। इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो होता है। और इसमें एज विथ पीपीसी, जैसे कि हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में देखे अभी ये पीपीसी, उसमें वैसे ही इसमें भी हाइड्रेशन स्लो होता है। इसमें स्लोअर स्ट्रेंथ ग्रेन होता है। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन आया होगा कि लो हीट सीमेंट और फिर ये पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट में क्या डिफरेंस है। अब अगर हम देखेंगे तो वो एरिया वाइज कि हमें वहां उस एरिया में कौन सा प्रोडक्ट या फिर कौन सा सीमेंट इजीली मिल रहा है, लोहित पोर्टलैंड सीमेंट या फिर पीपीसी, और हमारा नेचर जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं उसमें सीमेंट का क्या डिमांड है, उसको मतलब इन सबको क्रिटेरिया को नजर में रखते हुए फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन से पोर्टलैंड सीमेंट में जाएंगे। हालांकि इसमें भी हमको हाइड्रेशन स्लो ही मिलेगा और स्लोअर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेन भी मिलेगा, जैसे कि पीपीसी में यूज हुआ है। नेक्स्ट, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट SRPC, ये क्या होता है? IS 12330 1988 में दिया हुआ इसका डिटेलिंग। पोर्टलैंड सीमेंट विद अ वेरी लो कंटेंट ऑफ C3A, और इसमें C3A का कंटेंट लो होता है। ग्राउंड फाइनर देन OPC, फाइनर देन OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से भी ये फाइन पाउडर फॉर्म में होता है। सल्फेट रेजिस्टेंस होता है ये आइडियली सुटेबल जहां पे कि ना सल्फेट प्रेजेंट है। और SRPC इज नॉट बेनिफिशियल इन एनवायरमेंट वेयर क्लोराइड प्रेजेंट। सल्फेट प्रेजेंट है, जैसे कि पिछले वाले में देखे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, यहाँ पे जहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंस है यहाँ पे यूज कर सकते PSC। बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, यहाँ पे सल्फेट रेजिस्टेंट हमको स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है वहां पे तो इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन वहां पे अगर क्लोराइड भी प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, तो फिर ठीक है इसको यूज कर ले। बट अगर क्लोराइड भी प्रेजेंट है तो ये क्लोराइड को रेजिस्टेंस नहीं कर सकता, तो इसीलिए तब हम सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तब शायद हम वहां पे पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का यूज करें, क्योंकि ये भी हाई सल्फेट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आपको शायद डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि कौन सा सीमेंट कैसे किस कंडीशन पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो पोर्टलैंड व्हाइट सीमेंट, ये व्हाइट सीमेंट जनरली IS 269 1989 में इसका स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, और ये मेनली यूज होता है आर्किटेक्चरल पर्पसेस, जैसे कि फ्लोर फिनिश, वॉल फिनिश। ये व्हाइट सीमेंट का यूज होता है, आप सबने सुना भी होगा व्हाइट सीमेंट। तो ये बेसिकली क्या होता है, फ्लोर फिनिश, वॉल फिनिश के लिए यूज होता है, स्विमिंग पूल वगैरह में डेकोरेटिव पर्पस, आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए यूज होता है। और ये कैसे बनता है? सीमेंट मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑफ लो आयरन, जिसमें कि आयरन कंटेंट कम हो, उससे बनता है। एंड एडिशन ऑफ पिगमेंट्स, इसमें व्हाइट कलर एडिशन पिगमेंट्स टू प्रोड्यूस पेस्टल कलर्स, डिफरेंट कलर्स, व्हाइट कलर्स मिलने के लिए तो इसमें कुछ पिगमेंट्स, व्हाइट पिगमेंट्स ऐड किए जाते हैं, जिससे कि ये फ्लोर फिनिश और वॉल फिनिश, स्विमिंग पूल, डेकोरेटिव पर्पस या फिर आर्किटेक्चरल पर्पस, जो कि हमारा मतलब अट्रैक्टिव लगे, तब जाके यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कोड ऑल्सो परमिट्स द यूज ऑफ अदर, कुछ अदर पोर्टलैंड सीमेंट से कुछ अदर स्पेशल सीमेंट्स है, जो कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में यूज होता है, मेनली फॉर केमिकल अटैक, जैसे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट। हमने अभी देखा जैसे कि जहां पे क्लोराइड प्रेजेंट है वहां पे हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट का यूज नहीं कर सकते। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है? इसमें कंसिस्ट ऑफ बॉक्साइट विथ हाई एल्यूमिना कंटेंट एंड लाइमस्टोन और चॉक, गुड रेजिस्टेंट अटैक बाय सल्फेट। जहां पे हम लोग पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट या फिर सल्फेट सीमेंट का यूज नहीं कर पा रहे, जहाँ के भी की ना सल्फेट है, वहां पे कि अगर हमारा क्लोराइड वगैरह भी प्रेजेंट है तो हम अदर देन पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट हाई एल्यूमिना सीमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक बाय सल्फेट्स एंड वेरी हाई रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट भी इसका ज्यादा जल्दी होता है। वैसे तो हालांकि यहाँ C3A लो था, यहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कभी कभी कम होता है। तो जहाँ पे मैं फिर से बोलूंगी कि सीमेंट का जहाँ पे जैसा यूज है, हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा वेदर कंडीशन कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसा है, इजिली जहाँ पे मिल रहा है, ये सब चीजों को मुद्देनजर रखते हुए हम सीमेंट का सिलेक्शन करेंगे। सो नेक्स्ट है स्पेशल सीमेंट, ये होता है सुपर सल्फेटेड सीमेंट। ये क्या होता है? इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं IS 6909 1990 में मिल जाएगा। इसमें इंटरग्राइंडिंग अ मिक्सचर ऑफ 80 to 85% ऑफ ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग विथ 10 to 15% ऑफ डेड बर्न जिप्सम के साथ, विथ 5% ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन अ क्लिंकर। ओके, और ये रेजिस्टेंस है सी वाटर में, मतलब जहां पे मरीन वर्क्स में हम सुपर सल्फेटेड सीमेंट का यूज कर सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो रेजिस्टेंट टू पेटी एसिड एंड ऑयल्स, जहाँ पे ऑयल्स वगैरह ज्यादा होता है ग्राउंड लेवल में, जहाँ पे ऑयल्स वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, तो उस सारी जगह पे हम इस सीमेंट के थ्रू कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट ऑन सीमेंट्स, कुछ कुछ टेस्ट है, जिससे कि हम मैंने फर्स्ट स्लाइड में बोला कि अगर हम फ्रेश
सीमेंट के ऊपर टेस्ट करेंगे या फिर फ्रेश कंक्रीट के ऊपर टेस्ट करते करते हैं, तो फिर आफ्टर हार्डेंड जो सीमेंट आफ्टर हार्डेंड होता है, तो उसका नेचर हमको लगभग एक आइडिया, रफ एक आइडिया मिल जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट को। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेश कंक्रीट के ऊपर क्या क्या बेसिक टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट है ये परफॉर्मेंस होता है अकॉर्डिंग टू IS 269 1976 एंड IS 4031 1988। केमिकल कॉम्पोजिशन, कंपोजिशन ऑफ वेरियस ऑक्साइड जैसे कि है एल्यूमिना, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर ये सारे के कॉम्पोजिशन को हम लोग चेक करते हैं क्या क्या है उसमें, इम्प्यूरिटीज क्या क्या प्रेजेंट है फ्रेश सीमेंट में। फिर उसका फाइननेस देखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल, क्या सीमेंट पार्टिकल यूज हुआ है, क्योंकि ज्यादा फाइन रहेगा तो रेट ऑफ हाइड्रेशन माने हीट रिलीज ज्यादा अच्छे से होगा और स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छे से डेवलप करेगा। लेकिन अगर मोटा पाउडर होगा, मतलब सीमेंट का जो पाउडर होगा वो मोटा मोटा होगा, तो फिर उसमें हीट रिलीज ऑफ हीट वो इजीली नहीं होगा और स्ट्रेंथ भी लो डेवलप करेगा। फिर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है। मैंने बोला अभी कुछ देर पहले ज्यादा वाटर हुआ तो फिर सरफेस में सीमेंट के सरफेस में वाटर आ जाएगा, फिर उसमें सेग्रीगेशन का प्रॉब्लम होगा। डिफरेंट जो पार्टिकल्स है जैसे कि एग्रीगेट वगैरह वो अलग हो जाएंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से, वो उसमें बाइंडिंग नहीं रहेगा क्योंकि वाटर रिलीज हो रहा है उसमें, फिर हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो इसलिए प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर होना जरूरी है टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड पेस्ट। नेक्स्ट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। ये चूंकि विकेट नीडल एपरेटस से किया जाता है सीमेंट का इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम निकालने के लिए, जनरली 30 to 45 मिनट्स इनिशियल सेटिंग टाइम, और फाइनल सेटिंग टाइम जनरली 600 मिनट्स फॉर OPC। साउंडनेस, अब ये रहा साउंडनेस। साउंडनेस क्या होता है, अप्रिशिएबल चेंज इन वॉल्यूम। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है हमारा सीमेंट का, चेंज इन वॉल्यूम क्या, कितना वाटर वो रिलीज कर रहा है या फिर उस वाटर कितना पेनिट्रेट कर रहा है, जिससे कि कॉजिंग कंक्रीट टू क्रैक। अगर वाटर उसमें पेनिट्रेट हो रहा है तो वहां से फिर वॉइड्स वाटर बन के फिर वहां डैम्प होगा, जैसे कि जहां भी आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में जहां जहां डैम्प होता है तो वहां पे क्रैक जनरेट होना शुरू होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम, अगर वहां पे चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है सीमेंट का, तो वो साउंडनेस प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो इसका मतलब वहां पे वाटर या फिर जो भी है पेनिट्रेट हो रहा है वो डैमेज करेगा स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एट फेलियर। ठीक है, स्ट्रेंथ की कितना फेलियर में हमारा कितना स्ट्रेंथ है, कितना तक के लोड लेने की क्षमता है उस सीमेंट को, कितना हार्डन होने के बाद। तो वो सीमेंट सैंड मोटर कितना उसका बॉन्डिंग हुआ उस पर डिपेंड करेगा। तो स्ट्रेस एज फेलियर सब्जेक्ट टू कंप्रेशन एंड टेंशन टेस्ट। तो आज का वीडियो इतना ही थके था। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, और ये बगल में जो बेल आइकन है इसको दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस आए जल्द से जल्द आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है। एंड थैंक यू फॉर माई एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू डियर ऑल। और जो भी और मेरा मेरा ये जो आज मैंने PPT शेयर किया है, अगर जिसको भी ये देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूंगी, और जितने भी मेरे वीडियोस है, पिछला जो भी RCC का वीडियोस है उसका भी लिंक दे दूंगी। थैंक यू।